नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं विजय पथ सीरीज की, जो कि बेस्ड है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के आने वाले एग्जाम, स्पेशली कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड्स की। दोस्तों, इस विजय पथ सीरीज में हम लोग जीके जीएस वाले सेक्शन को कवर कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट आपको मिल चुका है। बहुत सारे प्यारे दोस्तों ने उसको अटेम्प्ट किया, उनके परफॉर्मेंस भी बड़े अच्छे रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी विजय पथ सीरीज के मॉक टेस्ट नंबर 2 को अटेम्प्ट करते हैं और इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विद्या विहार यूपी के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल याद रखिएगा, यूपी की राजधानी लखनऊ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे नाम शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड उत्तराखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? याद रखिएगा सन 2000 में, और एग्जैक्टली डेट है 9 नवंबर। एक्चुअल में दोस्तों सन 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़, और किससे अलग होकर बना था? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। वहीं 15 नवंबर सन 2000 को एक और राज्य बना था जिसका नाम है झारखंड, और यह हुआ था बिहार से अलग होकर। साथ ही हमारे यूपी से अलग होकर बना था 9 नवंबर को उत्तराखंड, जिसको उस समय उत्तरांचल नाम दिया गया था और बाद में फिर ये उत्तराखंड के रूप में अपना नाम रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगने वाला कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? याद रखिएगा जैन समुदाय से, और यह मेला हर साल यूपी के फर्रुखाबाद जिले में लगता है। ठीक है, यूपी में बहुत सारे ऐसे लोकल मेले लगते हैं, लेकिन सबसे जो फेमस या कह लो वर्ल्ड फेमस मेला है महाकुंभ, वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर लगता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य के विद्वान कौन है? तो इनका नाम याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों, ये जो कथक है भारत के 8 क्लासिकल डांस में से एक है, और ये जो 8 क्लासिकल डांस है, अगर हम इनके नाम देखें तो जैसे कि भरतनाट्यम है, ये जो भरतनाट्यम है ये कहां पर होता है? याद रखिएगा तमिलनाडु में। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहां पर होता है? तो ये होता है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसके अलावा आपका मोहिनी अट्टम है और कथकली है, ये दोनों होते हैं केरला में। इसके अलावा दोस्तों सतारिया है, सतारिया होता है आसाम में। मणिपुरी है, मणिपुर में। उड़िया है, उड़ीसा में। तो ये कुल मिला जुलाकर जो है कि हमारे पास टोटल 8 क्लासिकल डांस है, और उसमें से जो कथक है ये नॉर्थ इंडिया में स्पेशली यूपी में परफॉर्म होता है, और उसके बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार बनारस के दशाश्वमेध घाट पर किए गए दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान किस देवता ने 10 घोड़ों की बलि दी थी? बिल्कुल याद रखिएगा भगवान ब्रह्मा। दोस्तों, ये जो दशाश्वमेध घाट है वो बनारस में गंगा नदी के किनारे स्थित एक बड़ा ही फेमस घाट है, और यहीं पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और इसी मंदिर के आसपास जो है कि यहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस, एक तरीके से कह सकते हो कि टूरिस्ट लोग आते हैं। मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है। तो बनारस को वैसे भी आपको पता ही है कि इसको बोला जाता है घाटों और मंदिरों का शहर, तो उसी में इस घाट पर यह यज्ञ करवाया था भगवान ब्रह्मा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? याद रखिएगा परमवीर चक्र। दोस्तों, यहां पे अशोक चक्र भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अशोक चक्र का जो रैंक होता है वो परमवीर से जस्ट नीचे होता है। देखो, भारत में जो वीरता पुरस्कार होते हैं ना, वो 2 कैटेगरी के होते हैं, एक युद्ध के समय वाले और एक शांति काल के समय। तो युद्ध के समय जो वीरता चक्र मिलते हैं या वीरता पुरस्कार मिलते हैं, उसमें परमवीर चक्र हमारा जो है कि सबसे बड़ा है। और उसके बाद अगर शांति के समय हम देखें कि कौन से वीरता पुरस्कार बड़े ही इंपॉर्टेंट है या सबसे नंबर 1 पर आते हैं, तो वो है अशोक चक्र। लेकिन अगर इन दोनों को हम रैंक करें तो नंबर 1 पे पहले आएगा परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख है 5 जून। अब 5 जून को ही हम पर्यावरण दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 5 जून 1972 को जब पहली बार पर्यावरण के मुद्दे पर पूरी दुनिया ने एक कॉन्फ्रेंस किया था स्वीडन की सिटी स्टॉकहोम में, तो वहां पर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात की जो पूरी दुनिया के एनवायरमेंटल इश्यूज को जो क्या करेगी, सॉल्व करेगी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया यूनेप। यूनेप का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर केनिया की कैपिटल नैरोबी में बनाई गई है। तो यही याद रखिएगा कि यूनेप है, इसके इस्टेब्लिशमेंट
के कारण हम लोग हर साल 5 जून को एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? देखो, भारत में हर 2 साल पर इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश होती है। और अभी जो करेंट रिपोर्ट आई है वो है ISFR यानी कि इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। और इस रिपोर्ट के अनुसार आज के डेट में अगर हम देखें तो भारत के मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा जंगल है एरिया में। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे बदल दिया जाए और पूछा जाए कि परसेंटेज में किस स्टेट के पास, यानी कि टोटल उसका जो एरिया है उसमें परसेंटेज में सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास जंगल हैं, तो उसका नाम याद रखिएगा, मिजोरम। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और निक मेराई थी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल ने किसके साथ मिलकर बनाई थी? तो याद रखिएगा, अशफाक उल्लाह खां। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? यानी कि इंसुलिन जो कि डायबिटीज के लिए रामबाण होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है और डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो इस इंसुलिन को हमारे बॉडी में नेचुरली कहां से प्रोडक्शन होता है इसका? याद रखिएगा, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पारा यानी कि मरकरी। यह एक ऐसा अधातु है जो हमेशा कमरे के तापमान पर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1937 से 1950 तक यूपी को किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत। और फाइनली 24 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम रखा गया संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश। और हम लोग हर साल 24 जनवरी को ही यूपी का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1930 में सीवी रमन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? याद रखिएगा, भौतिकी के लिए। इन्होंने रमन इफेक्ट जो कि फिजिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कवर किया था और भारत से आते हैं, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। देखो दोस्तों, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है और आज के डेट में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो भारत की तरफ से अब तक जितने व्यक्ति नोबेल जीते हैं उनके नाम जरूर याद रखिएगा। और आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताने वाले हो कि भारत की तरफ से पहला नोबेल प्राइज किसने जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह सिस्टम यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके सिस्टम की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। आज के डेट में हमारे मानव शरीर में जो रक्त होता है उसके 4 वर्ग होते हैं, ए बी और ओ। दोस्तों, इसमें वो जो होता है वो को हम डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये किसी को भी खून अपना दे सकता है जिसका ओ ग्रुप का ब्लड होता है, और ए बी ग्रुप वाला किसी से भी खून ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच जो जल डमरू मध्य यानी कि स्टेट है उसको क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पाक स्टेट। देखो दोस्तों, ये है हमारा साउथ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु, और यहां पर ये है श्रीलंका। और श्रीलंका का यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है जाफना आइलैंड। इनके बीच में जो पानी का सकरा सा रास्ता है जो बे ऑफ बंगाल और इधर इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं पाक जल संधि। तो कई बार हमसे कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि जो पाक जल संधि है कहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो नहीं है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, नहीं, ये है इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर। और इसी पे तो भगवान राम ने पुल बनाकर वो लंका पे गए थे, इसी पाक स्टेट पे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आज के डेट में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है और नंबर 2 पर है चीन और नंबर 3 पे कौन है? अमेरिका। बिल्कुल याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताओ, दुनिया में मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? बिल्कुल याद रखिएगा, मीरा कुमार। दोस्तों, मीरा कुमार कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम लोकसभा की स्पीकर का पद संभालने वाली पहली महिला बनी थी। उसके बाद बीजेपी ने भी सुमित्रा महाजन को काफी समय तक लोकसभा का स्पीकर बनाए रखा। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला और भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के स्पीकर का काम होता है लोकसभा के सेशन के दौरान पूरे कामकाज को एक तरीके से रेगुलेट करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जो पहली बार 30 मई
ये 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो इसका नाम था उदंत मार्तंड और ये हुआ था पब्लिश यूपी के कानपुर सिटी से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपसे पुलिस, एसएससी, जीडी तमाम जो भी पेपर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वहां पर पूछा जाता है। भारत में आखिरी साल कौन था जब रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग पेश किया गया था? वो साल था 2016 और 2016 के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नियम बनाया कि जो रेल बजट अलग से पेश हो रहा है अब वो आम बजट के साथ मर्ज होगा। तो इस तरीके से 2017 से लेकर अब तक भारत का रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश हो रहा है। अब बात करें भारत के रेल बजट के इतिहास की, तो भारत में एकवर्ष समिति के रिकमेंडेशन पे 1924 यानी कि 1924 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया था। और अगर बजट का इतिहास हम चेक करें तो पूरे इंडिया का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश रूल के दौरान पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस वगैरह से, पुलिस वगैरह से रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, बिल्कुल याद रखिएगा, बलदेव सिंह। दोस्तों भारत का जब पहला कैबिनेट बना था उसमें एजुकेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन कौन बने थे वो नाम बिल्कुल आप याद करके यूपी पुलिस के आने वाले एग्जाम्स में जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री को 1963 में नियुक्त किया गया था भारत की तरफ से। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? बिल्कुल याद रखिएगा, यूपी। यानी कि यूपी पहला राज्य बना था जिसको लीड करने वाली कोई महिला वहां की सीएम बनी थी और उनका नाम सुचेता कृपलानी। दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, उनका नाम सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा है? देखो मेघालय पठार एक्चुअल में स्ट्रक्चर के आधार पर जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसी का पार्ट माना जाता है। जैसे अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा, ये सपोज करिए कि ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, लेकिन यहाँ से ये गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आकर एक गैप यहाँ बनाती है जिसको मालदा गैप कहते हैं। इस गैप की वजह से एक पठार का हिस्सा इस साइड चला गया है, इसी प्रायद्वीपीय पठार का, और ये है मेघालय पठार। ठीक है, अब मेघालय पठार में क्या आ सकता है? तो मेघालय पठार में 3 पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? जयंतिया की पहाड़ियां। निर्माण और संरचना के आधार पर कौन सा हिमालय का भाग नहीं है? देखो दोस्तों, अगर हम हिमालय को एक्सप्लोर करें और अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएं तो हमें हिमालय की 3 तो पैरेलल सीरीज ऐसे करके श्रेणियां मिलेंगी और इसके ऊपर एक और सीरीज मिलेगी। ठीक है, ये जो सबसे साउदर्न सीरीज है बिल्कुल हाइट में छोटी है और इसको हम आउटर हिमालय या शिवालिक कहते हैं। दूसरी वाली जो सीरीज है इसको हम लेजर हिमालय या फिर लघु हिमालय या मिडिल हिमालय बोलते हैं, और ये वाला जो है इसी को हम हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय बोलते हैं, जहां पे एवरेस्ट जैसे बड़ी बड़ी चोटियां हैं। लेकिन जैसे हम हिमालय के उस पार जाएंगे तो अभी भी हमें पर्वतों की एक सीरीज मिलती है जिसमें हमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसे पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। ये संरचना वगैरह की दृष्टि से हिमालय का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये हिमालय से बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन हिमालय के साथ खड़ी हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसे भी हम हिमालय का ही ये भी पार्ट है। तो इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है ये है ट्रांस हिमालय। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय, जो कि निर्माण और संरचना के आधार पर हिमालय का हिस्सा नहीं है बल्कि ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो आप समझो कि काली मिट्टी बनती कैसे है। जब भी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अगर वो ठंडा होता है, चट्टान बनता है, फिर इन चट्टानों का अपरदन होता है, क्षरण होता है, इससे जो भुरभुरे पदार्थ इकट्ठा होते हैं यानी मिट्टी के आकार के, उन्हीं से ये मिट्टी बनती है। और ये काली मिट्टी भारत में स्पेशली पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा फेवर करती है किसकी खेती के लिए? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कपास की खेती के लिए। इसीलिए कई बार काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ हुई थी उसको? तो याद रखिएगा यहां पे जो चावल है, एक सेकेंड, नहीं, गेहूं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। एक्चुअल में चावल और गेहूं दोनों को हुआ था, लेकिन अब यहां पे चावल और गेहूं दोनों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल याद रखिएगा गेहूं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि जिस रीजन में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखा था वो था पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी। और ये तीनों जो हिस्से हैं, वेस्ट यूपी, हरियाणा और पंजाब, ये सब के सब गेहूं उत्पादन के लिए बड़े ही फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा कुमार मंगलम। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भारत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, और ये लता मंगेशकर के सम्मान में जो है कि इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस ओलंपिक मेडलिस्ट को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद टाइटल दिया गया है? तो याद रखिएगा हमारे गोल्डन बॉय ओलंपिक के नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का जिस दिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, उस तारीख को हमारे देश में नेशनल जेवलिन थ्रो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो तारीख है, बिल्कुल याद रखिएगा, 7 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में कन्नड़ लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यूपी पुलिस में भी 100% आएगा दोस्तों कि हार्ट लैम्प के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुकर किसे मिला है? बिल्कुल याद रखिएगा कन्नड़ की एक राइटर है, कन्नड़ा लैंग्वेज की, बानो मुस्ताक, और इसको ट्रांसलेट किया था दीपा बस्टी ने। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर किस टीम ने इस साल आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीता? तो हमारे देश की शेरनिया यानी कि हमारे देश की महिला टीम ने पहली बार आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों, और फाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को हराया। बहुत, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और हमारी पुरुष टीम भी अब तक एक बार 1983 में और एक बार 2011 में 2 बार आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो 50 ओवरों का होता है वो जीत चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री पावर दिखाने वाले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की मौजूदा रैंक क्या है? तो याद रखिएगा चौथी। और हमसे जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उनमें नंबर 1 पर है यूएस, नंबर 2 पर है चाइना और नंबर 3 पर है रसिया। तो ये तीनों हमसे मिलिट्री पावर में और ज्यादा है, और हम आते हैं चौथे रैंक पर। अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी का उद्घाटन किया है? तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 2022 में भारत में चीतों को दोबारा से रिहैबिटेट किया गया था अफ्रीका के जंगलों से लाकर। भारत में एक्चुअल में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था 1952 में, क्योंकि उसके बाद से भारत में कभी भी चीते नहीं देखे गए थे। लेकिन 2022 में हमारी सरकार ने इनके रिहैबिटेशन की प्लानिंग शुरू की, और नामीबिया यानी कि अफ्रीका के नामीबिया नामक देश के जंगलों से कुछ चीतों को लाकर यहाँ पे रिहैबिटेट किया। तो प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया, चीता सफारी स्टार्ट किया गया, बहुत सारे। तो अगर आपसे पेपर में चीता से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आंसर आपका रहेगा मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कहां पर आयोजित किया गया? देखो दोस्तों इस देश का नाम है पलाऊ। एक्चुअल में ये ऑस्ट्रेलिया का एक पड़ोसी देश है, और आपको पता होगा कि आज के डेट में दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी भारी समस्या बनी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और उसका जो पानी है वो समुद्र में आ रहा है। इससे समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे समुद्र के किनारे जो द्वीप हैं, देश हैं, शहर हैं, वो डूबने वाले हैं, और पलाऊ उन्हीं में से एक है। तो पलाऊ पूरी दुनिया को सचेत करना चाहता है कि अगर आप इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग करते रहे, यानी कि धरती का तापमान बढ़ाते रहे, तो एक दिन पूरी धरती डूब जाएगी। भले शुरुआत हमारे से हो रही है, यानी कि हमारी जो सी लेवल से ऊंचाई है कम है, तो पहले हम डूबेंगे, लेकिन आज नहीं कल माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा अगर आप नहीं सुधार करोगे तो बिल्कुल याद रखिएगा पलाऊ के बड़े सुप्रीम लीडर्स जो वहां के थे, उन्होंने अंडर वाटर लाइव इंटरव्यू देकर पूरी दुनिया को इसी के लिए अवेयर किया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? मारिया कोरिना मचादो, बड़ा नाम है, वेनेजुएला की फेमस लीडर हैं दोस्तों। आपको पता है नोबेल दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है और ये आज के डेट में 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके अलावा लिटरेचर और इकोनॉमिक्स है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीस, यानी कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए अगर आप अच्छा काम करते हो, मानव कल्याण का काम करते हो, तो आपको ये पीस का नोबेल प्राइज मिलेगा। इस साल का पीस का नोबेल प्राइज मिला है मारिया कोरिना मचादो को, नाम नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ यूपी के कुछ रीजन दिए गए हैं और उसके तरफ यूपी के कुछ जिले दिए गए हैं, तो ये जो रीजन है उस रीजन के हिसाब से किस जिले में उनका लोकेशन हो सकता है। तो जैसे दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये बुंदेलखंड का पठार होता है, स्पेशली बांदा, चित्रकूट, महोबा, ये सब जो जिले हैं, झांसी, ललितपुर, वहां पर। भाबर रीजन जो होता है वो बिजनौर वगैरह के क्षेत्रों में मिलता है। तराई प्लेन रीजन वो देवरिया, गोरखपुर, इन सब रीजन्स में आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, यूपी के इटावा जिले में ये जो मृदा अपरदन है यूपी के इटावा जिले में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इटावा जिले से एक नदी बहती है जिसका नाम है चंबल, और ये चंबल नदी पूरे भारत में कुख्यात है मिट्टी को काटकर बहाने के लिए। और जब ये नदी बहती है, मिट्टी को जब काटती है, तो बड़े बड़े टीले बनते हैं जिनको वहां की लोकल भाषा में बीहड़ कहते हैं, और इन्हीं बीहड़ों के पीछे छिपे होते थे चंबल के डाकू। पहले बड़ा ही फेमस होता था, चंबल के डाकू बड़े खतरनाक होते थे। तो ये जो चंबल और चंबल के डाकू वाला कॉन्सेप्ट है, ये इन्हीं बीहड़ों से है, यानी कि बीहड़ जो बनते हैं मिट्टी के कटने से बनते हैं। कौन सी नदी काटती है? चंबल। अब चंबल इटावा में आकर यमुना में मिलती है, तो हमारे भी स्टेट में जो इटावा जिला है वो सबसे ज्यादा मिट्टी काटने के लिए मशहूर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में स्थित है? यूपी का इकलौता नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और यूपी के क्षेत्रफल की दृष्टि से 75 जिलों में सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में ये लोकेटेड है। दोस्तों आज के डेट में भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जिसको 1936 में हेलिस नेशनल पार्क के नाम से स्टैब्लिश किया गया था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। आज के इस सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्पोर्ट डे हर साल 29 अगस्त को किस महान भारतीय खिलाड़ी के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है? याद रखिएगा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने टोटल 38 क्वेश्चंस कवर किए, और आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही अपनी तैयारी को और प्रूफ करने के लिए या इसको और मजबूत करने के लिए हमारे इस विजय पथ सीरीज के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो सूचना मैं दे रहा हूं कि इस पूरे क्लास की जो पीडीएफ है, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन और ऑप्शंस, उन सारे के जो पीडीएफ हैं वो आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।